जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो होम साइंस की सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू है और उसमें अभी तक हमने हमारा जो क्लास 6 था और क्लास 7 उसको कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ हमने स्टार्ट किया है हमारी क्लास 8 की बुक। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्लास 8 की बुक में आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 2। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारी जो क्लास 6 और क्लास 7 की जो हमने पढ़ाई की है, अगर उसकी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको सारे ही वीडियो सीरीज़ वाइज जितने ही चैप्टर क्लास 6 और क्लास 7 में होम साइंस के हैं, उनमें जितने भी टॉपिक हैं सारे ही टॉपिक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कराए गए हैं और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि ये जो हमारी सीरीज हमने स्टार्ट की है क्लास 6 टू 12 होम साइंस की, फ्रेंड्स उसका मेन पर्पज़ क्या है? उसका बस एक ही पर्पज़ है कि आप एक बार होम साइंस का अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, फिर होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम कहीं पे भी निकलता है, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसी कोशिश के साथ हम अपनी सीरीज़ में कंटिन्यू बने रहेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी हमारा सपोर्ट कीजिए और आप लोग कर भी रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से क्या हुआ, वैसे तो हम कभी जो है गैप नहीं करते, हम डेली पढ़ाई करते हैं, बट कुछ दिनों से क्या हुआ ना फ्रेंड्स, थोड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी, वायरल फीवर वगैरह ये वो। तो उस वजह से फ्रेंड्स मैं क्लास कंटिन्यू मैंने 1 वीक के अप्रॉक्स क्लास हमारी नहीं हुई। तो अभी फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है और मैं आप सभी से प्रॉमिस कर रही हूँ कि अब हमारी क्लास मिस नहीं होगी। अब हम जैसे पहले पढ़ते थे हम डेली वैसे ही पढ़ाई करेंगे और डेली आप लोगों को जो है हमारी होम साइंस की क्लास मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, बने रहिए हमारे साथ और आप जाइए प्लेलिस्ट में क्लास 6 क्लास 7 की, वहाँ पे जितने भी चैप्टर हैं उसके सारे ही वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराए गए। आप वहाँ पे बहुत ही अच्छे से आप उनको पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान भाषा में, मैंने पहले भी आपको बताया, एक एक जो है टॉपिक उसको एक्सप्लेन कराया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे साथ न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी वीडियोस अपलोड होती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। आप सभी को पता है यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट आ गया है, जो कि अप्रैल में उनकी परीक्षाएं होने वाली है। तो जितने भी हमारे जो है दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उन सभी के लिए भी ये जो हमारी जो सीरीज चल रही है बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ आप सब बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 2, जिसमें है हमारा कुपोषण व सामान्य बीमारियाँ। इट मीन्स माल न्यूट्रिशन एंड कॉमन डिजीजेस। इसको फ्रेंड्स हमने हमारे जो क्लास 7th में था उसमें भी हमने पढ़ा था, बट थोड़ा सा हमने बेसिक से जाना था। आज थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल पढ़ेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, कुपोषण इट मीन्स माल न्यूट्रिशन क्या होता है। उचित पोषण की विपरीत स्थिति कुपोषण है, यानी कि उचित पोषण की विपरीत स्थिति कुपोषण है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी व्यक्ति को उचित पोषण नहीं मिलता तो उसको क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। यानी कि संतुलित आहार उसको नहीं मिलता, जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता है उतनी उसको नहीं प्राप्त होती है, तो उसे कब कुपोषण हो जाता है। जिस भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी होती है उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। जिस भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी होती है उसे क्या कहते हैं, असंतुलित भोजन कहते हैं। इस असंतुलित भोजन के कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसे ही कुपोषण कहते हैं। व्यक्ति को शरीर के अनुरूप संतुलित भोजन न प्राप्त होने की दशा को कुपोषण कहा जाता है। शरीर के पोषक तत्वों के मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन, यानी कि जो शरीर के जो पोषक तत्व हैं उनकी मेन फंक्शन क्या है। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन। ये क्या करते हैं, शरीर का प्रमुख कार्य गतिशीलता प्रदान करना। यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन लेते हैं तो उससे क्या होता है, शरीर के जो प्रमुख कार्य हैं उनको गतिशीलता प्रदान होती है। नंबर 2, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा जल। इससे क्या होता है, शरीर का निर्माणात्मक कार्य करना, यानी कि शरीर के निर्माण में ये क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। नंबर 3, विटामिन, खनिज, लवण तथा प्रोटीन एवं जल, ये सब मिलकर क्या करते हैं, शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं।
तो ये हमने देखे शरीर के पोषक तत्वों के मुख्य कार्य। अब देखते हैं कुपोषण के लक्षण। कुपोषण के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। कुपोषण के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। नंबर 1, भूख न लगना तथा पाचन शक्ति क्षीण होना। नंबर 2, शरीर की वृद्धि कम होना तथा वजन कम होना। नंबर 3, शरीर की मांसपेशियां कमजोर तथा ढीली हो जाना। नंबर 4, कमजोरी अनुभव करना यानी कि कमजोरी फील होना। रोग निरोध क्षमता का कम हो जाना, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिनिटी। रोग निरोधक क्षमता को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिनिटी, जिसकी इम्यूनिटी बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, जैसे जुकाम हो गया वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक हो गया फिर दोबारा से हो रहा है, बार बार बुखार हो रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, इसका मतलब क्या है, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, यानी कि उसको क्या है, उसकी रोग निरोधक क्षमता बहुत कम है। अब देखते हैं प्राणी की मानसिक शक्तियों में एकाग्रता में कमी आना। तो ये हमने जितने भी पॉइंट्स देखे ये सब क्या है, कुपोषण के लक्षण। इट मीन सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। अगर किसी को माल न्यूट्रिशन हो गया है तो उस व्यक्ति के अंदर ये सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। अब देखते हैं कुपोषण के कारण। क्यूजेस ऑफ माल न्यूट्रिशन की कुपोषण होता किस कारण से है? नंबर 1, अल्प भोजन, भोजन की कमी। नंबर 2, अल्प पोषण है। अब देखते हैं अल्प भोजन में जब व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं मिलता तो शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है, यानी कि उसको किसी व्यक्ति को जितना भोजन चाहिए अगर उतना भोजन उसको नहीं प्राप्त होता तो उसको क्या हो जाता है, वो जो है कुपोषण हो जाता है। अब अल्प पोषण देखते हैं। अल्प पोषण ऐसा पोषण है जिसमें व्यक्ति को भोजन तो भरपेट प्राप्त होता है परंतु उस भोजन में उसके शरीर की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों का अभाव होता है। शरीर की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों का अभाव होता है। ऐसी स्थिति कुपोषण की स्थिति होती है। तो पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, जितनी मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, हमें जितनी जो है खनिज लवण की ज़रूरत है उतना हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, विटामिन जितनी चाहिए, जो हम खाना खा रहे हैं, हम भरपेट खाना तो खा रहे हैं बट उसमें पता नहीं विटामिन जो है विटामिन्स है कि नहीं है, खनिज लवण जितना चाहिए उतना है कि नहीं। अगर ये सब इन सब की मात्रा ठीक है तो वो क्या है, वो बैलेंस डाइट है, इसमें संतुलित आहार है। अगर इसमें से किसी की भी मात्रा कम है, जितनी हमें आवश्यकता है उससे कम है, तो वो क्या है, वो हमारा अल्प पोषण हो जाएगा, यानी कि बैलेंस डाइट नहीं है। तो ये आपको समझ में आया अल्प पोषण। अब देखते हैं कुपोषण से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। कुपोषण से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? इट मीन्स डिजीजेस क्यूज्ड बाय माल न्यूट्रिशन। कुपोषण की दशा में व्यक्ति को विभिन्न रोग या विकार हो जाते हैं। कुपोषण के कारण होने वाले रोगों को अभाव जनित रोग कहा जाता है। भिन्न भिन्न पोषक तत्वों की कमी या अभाव के कारण भिन्न भिन्न रोग होते हैं। कुपोषण की समस्या रोगी की जननी है। कुपोषण के कारण निम्नलिखित रोग जन्म लेते हैं, यानी कि अगर किसी को कुपोषण हो गया तो क्या लिखा है, कुपोषण की समस्या क्या है, रोगों की जननी है। यानी कि अगर कुपोषण हो गया तो इंसान को बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, वो बार बार बीमार पड़ता है। उसमें से एक है सूखा रोग। इट मीन्स इसको हम और क्या बोल सकते हैं, रिकेट्स भी बोल सकते हैं। रिकेट्स को क्या बोला जाता है, सूखा रोग। कुपोषण के कारण उत्पन्न होने वाला प्रमुख रोग सूखा रोग है। इस रोग को क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। सूखा रोग मुख्य रूप से बच्चों में ही पाया जाता है। रोग के कारण क्या है, सूखा रोग या अस्थि विकृत का मुख्य कारण विटामिन डी की कमी होना है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी की समुचित मात्रा ग्रहण करना अनिवार्य है। विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का पर्याप्त शोषण न होने से हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और शरीर सूखा रोग का शिकार बन जाता है। एक चीज़ आपने ध्यान दिया, सूखा रोग को क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। और इसको क्या कहा जा सकता है, अस्थि विकृत का नाम से भी जाना जा सकता है। यानी कि सूखा रोग को हम रिकेट्स भी कहते हैं और अस्थि विकृत के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं रोगी के लक्षण, यानी कि जिसको सूखा रोग हो गया तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। सूखा रोग होने पर शरीर में निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 1, रोगी के शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। एक तो ये लक्षण होता है। दूसरा देखते हैं, रोगी के शरीर की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। नंबर 3, रोगी के सिर की हड्डियां कुछ लंबी, बड़ी और चपटी हो जाती हैं तथा उसका माथा आगे की ओर निकला हुआ प्रतीत होने लगता है। इट मीन्स दिखाई देता है, यानी कि उसका माथा जो क्या है वो
आगे की ओर निकला हुआ दिखाई देने लगता है। नंबर 4, रोगी के घुटने, कलाई तथा एड़ी की हड्डियां और चौड़ी हो जाती हैं। नंबर 5, पसलियों की हड्डी और उपास्थि के स्थान पर गोल या उभार पैदा हो जाता है, उसे रिकेट्स रोजरी कहते हैं। यानी कि जो पसलियां होती हैं उनकी हड्डी और उपास्थि का जो स्थान होता है उस पर क्या हो जाता है, गोल या उभार हो जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, रिकेट रोजरी कहते हैं। रिकेट रोजरी क्या किसे कहते हैं, आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन कि रिकेट रोजरी किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं पसलियों की हड्डियों की जो स्थिति है उसके स्थान पर गोल या उभार हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, रिकेट्स रोजरी कहा जाता है। नंबर 6, रोग अधिक बढ़ जाने पर श्रोणि मेखला की हड्डी कुछ सिकुड़ जाती है, रीढ़ झुकी हुई प्रतीत होने लगती है। नंबर 7, सूखा रोग के रोगी के शरीर की लंबी हड्डियों के सिरे बढ़कर क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। यानी कि जिसको सूखा रोग हुआ है उसका जो शरीर की जो उसकी लंबी हड्डियां होती हैं उनके सिरे बढ़कर क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। नंबर 8, रोगी की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं अतः उनका विकास रुक जाता है। नंबर 9, सूखा रोग से ग्रस्त बच्चे का पेट बढ़ा हुआ प्रतीत होने लगता है, यानी कि जिस बच्चे को सूखा रोग है उसका पेट बड़ा दिखने लगेगा। नंबर 10, सूखा रोग से ग्रस्त रोगी थका हुआ प्रतीत होता है तथा उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, यह सोते सोते चौंक कर उठ जाता है और रोने लगता है। तो फ्रेंड्स ये हमने जो है कुछ लक्षण देखे किसके, सूखा रोग के, यानी कि जिस व्यक्ति को सूखा रोग हुआ है उसमें ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब इस रोग के उपचार क्या हैं, आप इस रोग जो सूखा रोग है इसका आप उपचार कैसे कर सकते हो देखते हैं। बच्चे में विटामिन डी, कैल्शियम एवं फास्फोरस की कमी ना हो, बच्चे को संतुलित आहार दिया जाना चाहिए तथा दिन में कुछ समय के लिए धूप में अवश्य लिटाया जाना चाहिए। सूखा नामक रोग का उपचार शीघ्र हो जाना चाहिए। रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही सुरक्षित उपचार करने से रोग पर शीघ्र ही नियंत्रण किया जा सकता है। इस रोग के उपचार के लिए विटामिन डी के अतिरिक्त जो विटामिन डी है उसकी अतिरिक्त मात्रा देनी होती है। बच्चे को अंडे की पीली जर्दी की पर्याप्त मात्रा दी जानी चाहिए। बच्चे को पर्याप्त समय धूप एवं सूर्य के प्रकाश में रखना चाहिए। बच्चे को मछली के तेल की समुचित मात्रा भी दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कैल्शियम एवं फास्फोरस युक्त भोज्य पदार्थ भी कुछ अधिक मात्रा में दिए जाने चाहिए। तो ये देख लिया आपने, जो सूखा रोग होता है उसके उपचार हम किस किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं, इनके बारे में हमने जाना। अब देखते हैं क्वाशियरकर। अब देखते हैं ये क्वाशियरकर क्या होता है। क्वाशियरकर भी एक क्या है, कुपोषण जनित रोग है। यह रोग भी मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, बच्चों में ही होता है। इस रोग के क्या कारण है, यह रोग शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने से होता है। क्वाशियरकर नामक रोग बच्चे को माँ का दूध पीने के समय से होता है और दूध छोड़ने की स्थिति में और भी शीघ्रता से पकड़ लेता है। ऐसी दशा में बच्चा कमजोर हो जाता है और उसका विकास रुक जाता है। रोग के लक्षण, इस रोग के कुछ अन्य पहलू भी उभर कर सामने आते हैं, जैसे बच्चे का चेहरा सूज जाना, त्वचा की चमक समाप्त हो जाना, बालों का निस्तेज हो जाना, खून की कमी होना, चेहरा रूखा व कांतिहीन होना आदि भी इस रोग के लक्षण हैं। शरीर में प्रोटीन की मात्रा जितनी कम होगी बच्चे में रोगों से लड़ने की ताकत क्या है, उतनी ही कम होती जाएगी। यानी कि अगर शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम है तो बच्चों को रोग से लड़ने की उतनी ही जो उनकी क्या है, उनकी कमी होती जाएगी। विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर बच्चा उदास व खिन्न रहने लगता है, यानी कि चिड़चिड़ा होने लगता है। उसकी स्वाभाविक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि जो जितना उसका जो उसकी वृद्धि होनी है वो वृद्धि उसकी क्या होती है, वो रुक जाती है। अब देखते हैं, और उसका किसी काम में मन नहीं लगता। अब देखते हैं रोगी का उपचार। यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इससे बचने के लिए भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यह मात्रा दूध से बनी वस्तुएं, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन, मूंगफली, फलियां, सूखी मेवा में अधिक मात्रा में पाया जाता है। उपर्युक्त तो सभी वस्तुओं का अपनी दिनचर्या में अधिक मात्रा में समावेशन करके इस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। यानी कि जो हमारा
क्वाशियरकर नामक रोग होता है, ये किसकी कमी से होता है? यह मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है। तो इसका उपचार करने के लिए क्या करना चाहिए? इसका उपचार करने के लिए हमें ऐसे जो है भोज्य पदार्थ खाने चाहिए, खिलाने चाहिए, देने चाहिए बच्चे को, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक पाई जा सके। वो सब हमने देख लिया। अब देखते हैं तीसरा रोग क्या, रक्त अल्पता, या इसको अनीमिया बोला जाता है। इट मीन्स डिफिशियंसी ऑफ ब्लड और अनीमिया, यानी कि खून की कमी, या आप अनीमिया बोल सकते हैं। रक्त अल्पता या अनीमिया भी एक क्या है, अभाव जनित रोग है, यानी कि किसी अभाव के कारण होता है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि शरीर में सामान्य से कम मात्रा में रक्त होना ही क्या है, रक्त अल्पता है। अब रक्त अल्पता के कारण क्या है? रक्त अल्पता अपने आप में अभाव जनित रोग है। यह रोग मुख्य रूप से शरीर में दो या दो में से किसी एक तत्व की कमी के कारण हो जाता है। वो तत्व कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1 लौह या आयरन खनिज, नंबर 2 विटामिन B12। यानी कि जो हमारा रक्त अल्पता यानी कि जो हमारा अनीमिया है वो किसकी कमी से होता है? मुख्य रूप से ये लौह या आयरन खनिज की कमी से, और नंबर 2 विटामिन B12 की कमी से होता है। जब रक्त में आयरन की कमी होती है तब हीमोग्लोबिन की उचित मात्रा का निर्माण नहीं होता तथा परिणाम स्वरूप रक्त अल्पता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की रक्त अल्पता गर्भवती स्त्रियों में अधिक पाई जाती है। आयरन की कमी के कारण होने वाली रक्त अल्पता के मुख्य कारण है आहार में लौह तत्व की कमी होना, लौह तत्व का सुचारू पोषण न हो पाना, आंतों की क्रियाशीलता का सुचारू न होना, स्त्रियों में मासिक रक्त स्त्राव अधिक होना अथवा पेट में अंकुश कृमि होना, कभी कभी चोट लगने के कारण रक्त की अधिक मात्रा का बह जाना भी इस स्थिति का कारण होता है। विटामिन B12 की कमी के कारण भी रक्त अल्पता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो एक भयंकर प्रकार की रक्त अल्पता होती है। इस प्रकार की रक्त अल्पता का मुख्य कारण विटामिन B12 का शोषण न होना होता है। इस स्थिति में रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है तथा व्यक्ति रक्त अल्पता का शिकार हो जाता है। रक्त अल्पता के लक्षण क्या होते हैं? रक्त अल्पता या अनीमिया नामक अभाव जनित रोग के क्या है मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। नंबर 1 रक्त अल्पता की दशा में व्यक्ति दुर्बल हो जाता है तथा बिना विशेष परिश्रम किए ही थकान अनुभव करने लगता है। नंबर 2 रोग बढ़ने पर व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं। नंबर 3 रक्त अल्पता की दशा में व्यक्ति के सीने में दर्द होने लगता है। नंबर 4 इस रोग की दशा में रोगी के हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। नंबर 5 रक्त अल्पता की दशा में हाथों तथा पैरों में असंवेदनशीलता हो जाती है, अर्थात ये अंग सुन्न रहने लगते हैं। कभी कभी पैरों में सूजन भी आ जाती है। नंबर 6 रक्त अल्पता का एक लक्षण यह है कि इस रोग की दशा में व्यक्ति के हाथ पैर तथा चेहरे का रंग पीला पड़ने लगता है, यानी कि जिसको खून की कमी होने लगती है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते बोलते हैं भाई आपकी शरीर तो पीली पड़ रही है, आपका चेहरा पीला, हाथ पीला लग रहा है, इट मीन्स उसको क्या है, अनीमिया हो गई है, रक्त अल्पता हो गया है। नंबर 7 देखते हैं रक्त अल्पता की दशा में व्यक्ति सुस्त होता है, यानी कि लेजी हो जाता है तथा उसके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इतने सारे लक्षण होते हैं जिसको क्या रक्त अल्पता या अनीमिया हो जाती है, इतने सारे लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं। अब देखते हैं इसका उपचार किसके माध्यम से किया जा सकता है, उस पर नजर डालते हैं। रक्त अल्पता नामक रोग के उपचार से पूर्व रोग के कारण को जानना अनिवार्य होता है। रक्त अल्पता के उपचार के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। कभी कभी लंबे समय तक पेट में कीड़े, विशेष रूप से अंकुश कृमि होने के कारण अनीमिया नामक रोग हो जाता है। ऐसी स्थिति में रोग के उपचार के लिए सर्वप्रथम पेट के कीड़ों को समाप्त करने का उचित उपचार करना चाहिए। यदि रक्त अल्पता का मुख्य कारण रक्त में लौह खनिज की कमी हो तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, रोगी को लौह युक्त भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में देना चाहिए तथा साथ ही साथ नींबू का भी सेवन करवाना चाहिए। नींबू में विटामिन C पर्याप्त मात्रा में होता है अतः लौह खनिज के सुचारू पोषण में सहायता मिलती है। इस उपाय से शीघ्र ही रक्त अल्पता से छुटकारा पाया जा सकता है। विटामिन B की कमी के कारण होने वाली रक्त अल्पता के उपचार के लिए रोगी को क्या करना चाहिए, संतुलित तथा सभी पोषक तत्वों से युक्त आहार दिया जाना चाहिए। रोगी के आहार में विटामिन B की सामान्य से अधिक मात्रा होनी चाहिए। विटामिन B12 के इंजेक्शन भी लगवाए जाने चाहिए। इसके साथ ही साथ फेरस सल्फेट की गोलियां
तथा फॉलिक एसिड भी दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं नंबर 4 स्कर्वी। स्कर्वी रोग क्या है? स्कर्वी भी एक कुपोषण जनित रोग है। यह रोग शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण होता है। जो हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा था? हमने एक रोग देखा था क्वासियरकर, जिसमें हमने क्या देखा था कि क्वासियरकर नामक रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? वो होता है हमारा जो है किसकी कमी से हमारा क्वासियरकर नामक रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यानी कि जब हमारे भोज्य पदार्थ में हमारे जो पोषक तत्व हैं उनमें जो है प्रोटीन की कमी पाई जाती है तो क्वासियरकर होता है। फिर हमने देखा कि जो हमारा, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, अनीमिया, रक्त अल्पता, ये हमने किसकी कमी के कारण देखा? ये किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है हमारा लौ, आयरन, खनिज और जो है हमारा विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। अब हम जो देख रहे हैं हमारा स्कर्वी हमारा किसके कारण होता है? ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। यह रोग किसी भी आयु के व्यक्ति को हो सकता है, परंतु बच्चों में यह रोग अधिक गंभीर होता है। रोग के कारण, स्कर्वी नामक रोग की उत्पत्ति एकमात्र कारण है आहार में निरंतर विटामिन सी की कमी होना। विटामिन सी की कमी के कारण यह रोग धीरे धीरे विकसित होता है। रोग के लक्षण, स्कर्वी नामक रोग के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। इस रोग के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रोग के प्रारंभ होने के साथ ही साथ बच्चे की भूख घटने लगती है, बच्चा बेचैन रहने लगता है। नंबर 2, रोग के बढ़ने के साथ साथ बच्चे की टांगों तथा जांघों में सूजन आ जाती है तथा दर्द होने लगता है। नंबर 3, बच्चे का धीरे धीरे वजन घटने लगता है, रक्त की कमी होने लगती है तथा बच्चे का रंग पीला पड़ने लगता है। नंबर 4, कभी कभी बच्चे को दस्त तथा वमन भी होने लगता है। वमन मतलब वॉमिटिंग होने लगती है। नंबर 5, स्कर्वी नामक रोग में दांतों तथा मसूड़ों पर भी प्रभाव पड़ता है। मसूड़ों का रंग काला पड़ जाता है तथा वे सूज जाते हैं और उनमें से रक्त भी रिसने लगता है, यानी कि निकलने लगता है। नंबर 6, स्कर्वी से ग्रस्त बच्चा स्वभाव से चिड़चिड़ा सा रहने लगता है। नंबर 7, यदि स्कर्वी का रोग अधिक पुराना हो जाए तथा बढ़ जाए तो रोगी बच्चे का शरीर ऐंठा सा रहने लगता है। सही समय पर उचित उपचार न होने की स्थिति में बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। आपने देखा जो हमारा स्कर्वी नामक रोग है कितना खतरनाक है। रोग का उपचार, स्कर्वी भी एक भयानक रोग है। इस रोग के उपचार में थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस रोग के उपचार के लिए प्रारंभ में रोगी को विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी कौन और क्या, या एस्कॉर्बिक एसिड के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये सामान्य रूप से 1 सप्ताह तक दिए जाते हैं। इसके बाद 1 माह तक विटामिन सी की गोलियां चूसने के लिए दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त आहार में ताजे फल जैसे संतरा, अमरूद, आम, पपीता, अनानास आदि तथा हरी सब्जियां दी जानी चाहिए। नियमित उपचार एवं आहार से रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखते हैं सामान्य बीमारियां, कुछ कॉमन डिजीजेस क्या होते हैं। तपेदिक या क्षय रोग, अशुद्ध वायु ग्रहण करने से विभिन्न प्रकार की परेशानियां व्यक्ति को अनुभव होने लगती हैं। दम घुटने लगता है, शरीर में बेचैनी होती है, सिर में दर्द होता है, शरीर में रोग क्षमता कम हो जाती है जिससे मनुष्य रोगी हो जाता है। रोगी मनुष्य जब श्वास लेता है, छोड़ता है, किसी से बात करता है, खांसता है या छींकता है, थूकता है तो छोटी छोटी बूंदें जो कि दिखाई नहीं देती हैं वायु में मिल जाती हैं। जब दूसरा व्यक्ति जो कि आसपास होता है और वह श्वास लेता है तो उसके अंदर श्वास द्वारा प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति भी रोग का शिकार हो जाता है। वायु द्वारा कई प्रकार के रोग फैलते हैं जैसे चेचक, खसरा, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, कर्णफेर, काली खांसी, सर्दी व जुकाम आदि। क्या ये वायु द्वारा यानी कि हवा के माध्यम से एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। अब इसके लक्षण क्या हैं? नंबर 1, रोगी को हल्का हल्का ज्वर रहने लगता है, यानी कि जिसमें ये सब रोग पाए जाते हैं उनमें क्या है, हल्का हल्का बुखार दिखने लगता है, भूख की कमी हो जाती है, खांसी हो जाती है, श्वास जल्दी जल्दी आने लगती है, गले में पसीना आने लगता है, बलगम के साथ रक्त आने लगता है, रक्त की कमी हो जाती है, त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है, व्यक्ति थोड़ा सा भी कार्य करने में क्या हो जाता है, थक जाता है। अब देखते हैं नंबर 5, तपेदिक के कीटाणु जिस भाग पर आक्रमण करते हैं उसको बूंद बूंद करके छलनी कर देते हैं। नंबर 6, हड्डियों की टीबी होने पर रीढ़ की हड्डी में कुबड़ निकल जाता है। नंबर 7, बच्चों में यह रोग कंठमाला के रूप में हो जाता है।
अब देखते हैं उसके उपचार क्या है। इसके रोगी का एक्सरे खिंचवाकर जांच करवानी चाहिए। रोगी को पूरा आराम करना चाहिए। नंबर 3, शुद्ध ताज़ा व पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। नंबर 4, भूख बढ़ाने के लिए बी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए। नंबर 5, सुबह ताज़ी हवा में टहलना चाहिए। नंबर 2, जुकाम। अब जुकाम के बारे में देखते हैं। अभी हमने किसके बारे में देखा? अभी हमने तपेदिक या क्षय रोग के बारे में देखा। अब देखते हैं जुकाम। जुकाम एक आम बीमारी है, किंतु निमोनिया, क्षय रोग जैसे गंभीर रोग जुकाम से ही आरंभ होते हैं। नंबर 1, कारण। मुख, नाक, गले में कोई दोष हो, मौसम परिवर्तन व सर्दी गर्मी के कारण होता है। इसके लक्षण क्या है? नाक में भारीपन, छींक आना, नाक से पानी बहना, आंखें लाल होना, सिर में दर्द, ज्वर होना इत्यादि। उपचार क्या है इसके? नाक मुंह को गर्म पानी से साफ कर अदरक तुलसी के पत्तों की चाय पीनी चाहिए। नंबर 2, हल्का सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। नंबर 3, छींक आने पर रुमाल मुंह पर ढकना चाहिए। यदि आराम ना मिले तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब नंबर 3 देखते हैं, स्वर यंत्र में सूजन। ये क्या है? जुकाम से ही स्वर यंत्र में सूजन आती है, आवाज में परिवर्तन आ जाता है, ज्वर रहता है और सांस लेने में भी परेशानी होती है। इसका उपचार, रोगी को गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने चाहिए या फिर चाय की पत्ती के पानी से गरारे करने चाहिए। नंबर 4, निमोनिया। निमोनिया में फेफड़ों में क्या हो जाता है? सूजन आ जाता है, यानी कि जिसको निमोनिया हो जाता है उस स्थिति में फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इसके लक्षण, जुकाम के बाद हल्का ज्वर रहता है, सर्दी लगती है और कपकपी आती है। नंबर 2, सांस तेज चलती है, बुखार बढ़कर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। उपचार इसका है, रोगी को आराम देना चाहिए और गर्म कपड़े पहनाने चाहिए, तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। नंबर 5, बेरी बेरी रोग क्या होता है? विटामिन बी, विशेषकर B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। यानी कि जो बेरी बेरी नामक रोग है ये क्या है? B1 की कमी से होता है। इस रोग में रोगी का शरीर सूख जाता है, हृदय तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है तथा मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है। अतः इस रोग से बचने के लिए अनाज, दालें, मछली, अंडे, दूध, सूखे मेवे, पनीर आदि का प्रयोग भोजन में करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो चैप्टर 2 है क्लास 8th का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए साथ ही साथ 2-3 मिनट लगेंगे इसके स्मरणीय तथ्य और कुछ प्रश्नावली देख लेते हैं जिससे आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो और हमारी नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। देखते फ्रेंड, स्मरणीय तथ्य यानी कि जो इस पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा इसमें ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। इसको आप इंग्लिश में मेमोरेबल फैक्ट भी बोल सकते हैं। कुपोषण की दशा में व्यक्ति को विभिन्न रोग या विकार हो जाते हैं, जो कि हमने पढ़ा। शरीर की आवश्यकताओं से कम भोजन मिलना या आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना, दोनों ही क्या है? कुपोषण है। यानी कि अगर जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा आप भोजन कर लेते हो तो भी आपको कुपोषण हो जाएगा। अगर आप जितनी आवश्यकता उससे कम भोजन ग्रहण करते हो तो भी आपको कुपोषण हो जाएगा। शरीर में सामान्य से कम मात्रा में रक्त होना ही क्या है? रक्त अल्पता है। सूखा रोग मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? बच्चों में हो जाता है, जिसको सूखा रोग को आप और किस नाम से जानते हो? रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं इसकी प्रश्नावली, जिसमें हम करेंगे बहुविकल्पीय। संतुलित आहार न मिलने से निम्न में से क्या प्रभाव होता है? कुपोषण हो जाता है, व्यक्ति मोटा हो जाता है, व्यक्ति छोटा हो जाता है, व्यक्ति लंबा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा सही जो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा? अगर संतुलित आहार ना मिले तो व्यक्ति को क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, कुपोषण दोनों स्थिति में होता है। आप ज़्यादा भोजन लेंगे तो भी ज़रूरत से ज़्यादा, और अगर आप जितनी ज़रूरत है उससे कम भोजन लेते हैं तो भी आपको कुपोषण हो जाएगा। कुपोषण मीन्स माल न्यूट्रिशन आपको हो जाएगा। अब देखते हैं कुपोषण की समस्या निम्न में से किसे जन्म देती है? रोग उत्पन्न होते हैं, निर्धनता बढ़ती है, प्रदूषण बढ़ता है, तो बेरोजगारी बढ़ती है। बताइए फटाफट, हमने अभी पढ़ा। अगर कुपोषण की समस्या हो जाती है तो हमें क्या होते हैं? बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, बार बार हम बीमार पड़ने लगते हैं। रिकेट्स निम्न में से किस रोग का दूसरा नाम है? रक्त अल्पता, सूखा रोग, क्वाशियरकर या टीबी। तो रिकेट्स को और किस नाम से जानते हैं? सूखा रोग के नाम से जानते हैं। अभी हमने जस्ट इसको प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले पढ़ा। अब सही गलत देख लेते हैं। कुपोषण के कारण होने वाले रोग को अभाव जनित रोग कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। अभाव जनित रोगों से बचने के लिए सदैव संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो जाएगा। सूखा रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सूखा रोग में बच्चे की अस्थियां कमजोर हो जाती हैं।
तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। सूखा रोग में बच्चों की जो है अस्थियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी प्रश्नावली, और इसमें आप देखिए अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, विकासशील देशों में कुपोषण किस रूप में पाया जाता है, सूखा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, क्वासियरकर नामक रोग किस पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, किन तत्वों की कमी के कारण रक्तदाब पता होती है, कुपोषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि हमने अभी पढ़े हैं, आपको पता ही है सबके बारे में हमने पढ़ा। प्लीज़ आपसे बार बार कहती हूँ, इस जो हमारे क्वेश्चन है आप एटलीस्ट इनका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के भले ही मुझे रिप्लाई मत करिए, बट आप इनको सॉल्व किया करिए, जिससे कि आपने जो पढ़ा आपको पता तो लगे आपने जितना पढ़ा है आपको वो समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले आप वीडियो देखा करिए, वीडियो देख के आप इसका जो स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं, फिर आप इनका आंसर सॉल्व किया करिए, फिर आप मुझे जो है कमेंट करके बताइए कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर 2 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। फ्रेंड्स अभी हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम करेंगे हमारा क्लास 8 का चैप्टर 3, जिसमें हम देखेंगे आहार की उपयोगिता एवं पोषक तत्व। इट मीन्स यूटिलिटी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स। तो इनके बारे में हम देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि हमने पहले नहीं पढ़ा था, अब हम 8th क्लास में फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो, आपके काम की लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जैसे जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लग रही है डिसलाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य बताइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।